गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इसके समाज के बारे में जानेंगे कि इसका सामाजिक ताना बाना किस प्रकार से बुना हुआ था, इसके समाज में क्या परंपराएं विद्यमान थी, क्या मनोरंजन के साधन थे, क्या इनकी भोजन वेशभूषा थी, क्या प्रकार का मृतक संस्कार था। ये सब चीज़ें हम इनके सामाजिक जीवन में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से जो सामग्री हमें मिली हैं और उन सामग्रियों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का मोटा मोटा ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी, संपन्न, शांतिप्रिय और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है। मतलब हमें वहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है उनसे हमें ये पता लगता है कि उनका जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही सुविधापूर्ण था। हम सबसे पहले सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता का समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। नंबर 1 विद्वान वर्ग, नंबर 2 योद्धा वर्ग, नंबर 3 व्यापारी वर्ग, नंबर 4 श्रमिक वर्ग। अब विद्वान वर्ग में हम शामिल करते थे पुजारी, वैद्य या ज्योतिषी को। उसी प्रकार योद्धा वर्ग में हम शामिल करते थे जो शक्तिशाली होते थे, शरीर से क्षत्रिय। व्यापारी या शिल्पकार वर्ग में हम शामिल करते थे कोई पत्थरकार हो या सुनार हो या जुलाहा हो या खुदाईकार हो। उसी प्रकार श्रमिक वर्ग में कृषक है या मछुआरा है या चमड़े का काम करने वाला है, इनको श्रमिक वर्ग में शामिल करते थे। लेकिन ध्यान ये बात रहे कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। मतलब वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक कठोर नहीं थी और जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेगा वो उसी वर्ग में माना जाएगा, ऐसा नहीं। वर्ण का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर होता था। अगर कोई किसी भी वर्ण में पैदा होता है और अगर उसके कर्म जिस प्रकार के हैं उसी आधार पर उसको विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। धीरे धीरे आगे हम देखेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित बन जाती है और लचीली न होकर बहुत ही कठोर बन जाती है। मतलब ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मणी रहेगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला क्षत्रिय रहेगा। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु सभ्यता में व्यक्ति अपनी योग्यता और कर्म के आधार पर किसी भी वर्ग में शामिल हो सकता था। मोटे तौर पर 4 वर्ग मिलते थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। वर्ण व्यवस्था पूर्णतः कर्म आधारित न कि जन्म आधारित। अब हम बात करते हैं परिवार की कि परिवार कैसे थे। उस समय मुख्य रूप से संयुक्त परिवार हुआ करते थे और परिवार मातृसत्तात्मक परिवार थे। मातृसत्तात्मक परिवार से तात्पर्य है कि परिवार की मुखिया महिला होती थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में व्यवहारिक रूप से पितृसत्तात्मक परिवार है। कागजों में भले ही भामाशाह योजना के तहत राजस्थान की बात करें, महिला को घर की मुखिया बना दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि घर का मुखिया आज भी पुरुष ही है, पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक परिवार था। घर की मुखिया महिला होती थी, चाहे वो दादी हो, माँ हो या घर की कोई अन्य स्त्री हो। जो सबसे बड़ी होती थी वो ही घर की मुखिया होती थी। अब परिवार की मुखिया महिला होती थी, इससे हमें इस बात का भी अंदाज़ा लगता है कि नारियों की जो स्थिति थी, महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही सम्मानजनक
और आदरपूर्ण थी। उस समय कन्यावध, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इस प्रकार की कोई बुराई विद्यमान नहीं थी। मतलब हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलते जिससे हमें ये पता चलता हो कि उस समय कन्या वध कर दिया जाता था या बाल विवाह कर दिया जाता था या सती प्रथा का कोई ऐसा हो। इस प्रकार के स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलते। और मातृसत्तात्मक परिवारों से हमें ये अंदाज़ा लगता है, ये निष्कर्ष हम निकालते हैं कि उस समय महिलाओं का बहुत ही सम्मानपूर्ण स्थान था समाज में। अब हम बात करते हैं भोजन की। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहार की बात करें तो गेहूँ, जौ, चावल ये इनकी मुख्य फसलें थी, मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। इसके अलावा तिल, खरबूज, खजूर, अनार, दूध, शहद ये आदि इनकी प्रमुख खाद्य सामग्री थी। मांसाहार में भेड़, बकरी, मुर्गा, मच्छी इनका ये मांस खाते थे। कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग मांसाहारी थे। और हमें वहाँ से कई पशुओं की जली हुई हड्डियाँ मिली हैं। उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि ये लोग मांसाहारी थे। सारे लोग मांसाहारी नहीं थे, कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग मांसाहारी थे, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जब हम वेशभूषा की बात करते हैं तो हमें यहाँ से कुछ सिलाइयों के प्रमाण मिले हैं। सुइयाँ, सिलाई सुइयाँ, उनके अवशेष हमें मिले हैं। तो उनसे हमें ये पता लगता है कि वो लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे और वो कपड़े सूती भी थे, ऊनी भी थे। महिला पुरुष दोनों ही कपड़े पहनते थे। सिलाइयों के अवशेष से, सिलने का अवशेष का पता चलता है कि वो लोग सिले हुए कपड़ों का प्रयोग करते थे। हम बात करते हैं श्रृंगार प्रसाधन की। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को श्रृंगार का बहुत अधिक शौक था। पुरुष लंबे लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे। स्त्रियां बालों का पीछे जूड़ा बनाती थी। काजल, पाउडर, सीसा, कंघा, सिंदूर इन सब से वो परिचित थी। चनोदड़ो एक जगह का नाम है जहाँ से हमें लिपस्टिक के अस्तित्व का संकेत मिलता है। वहाँ से लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। ये कंपटीशन में प्रश्न पूछा भी गया है। चनोदड़ो एक तो लिपस्टिक के लिए प्रसिद्ध है और एक वहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, मनका या जिसे हम गुड़िया बोलते हैं, मनके, माला बनाने वाले मनके, इनका एक कारखाना मिला है चनहुदड़ों में। इसके अलावा विविध प्रकार के आभूषण, कंठहार, हसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, कर्णफूल, नुपुर, करघनी, चूड़ियाँ, पाजेब ये हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये कांचली मिट्टी या सेल खड़ी, इनसे चूड़ियाँ बनाई जाती थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, स्फटिक इनको मिलाकर और सेल खड़ी की मिट्टी, इनसे वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती थी और उन चूड़ियों को महिलाएं बड़े चाव से पहनती थी। हमें मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है नृत्य नारी की, उसमें भी उसने एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इसके अलावा अनेक कार्नेलियन मनके के हार वहाँ से मिले हैं हमें। हाथी दांत के अवशेष हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि जो महिला और पुरुष दोनों ही श्रृंगार के शौकीन थे। वहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें एक पुरुष की दाढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही करीने से सजाया हुआ है, संवारा गया है उसकी दाढ़ी को। जब हम मनोरंजन के साधनों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उनके मनोरंजन के साधन पासा खेलना, शिकार, नृत्य व संगीत थे। मोहनजोदड़ो से जो हमें कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, उसमें वो नारी एक हाथ अपना कमर पर रखे हुए है, एक हाथ उसका नीचे लटका हुआ है और उस हाथ में उसने कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और इस प्रकार की मुद्रा बना रखी जैसे वो नाचने की मुद्रा में हो, मतलब नाचने वाली हो। ऐसे ही हमें लोथल गुजरात में खेलने के दो बोर्ड मिले हैं। लोथल गुजरात में एक जगह है, वहाँ से हमें खेलने के दो बोर्ड मिले हैं। मछली फंसाने के कांटे मिले हैं और इनसे हमें उनके जीवन में मनोरंजन का क्या स्थान था इसके बारे में पता चलता है। बहुत सारी गोटियाँ मिली हुई हैं, बहुत सारे पासे मिले हैं और इसके अलावा पत्थर के
और मिट्टी के छोटे छोटे पासे बने हुए थे। इनसे हमें उनके मनोरंजन के बारे में पता चलता है। जब हम इनके मृतक संस्कार की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से तीन प्रकार के मृतक संस्कार प्रचलित थे। तीन प्रकार की विधियाँ प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों में। सबसे पहले एक पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और समाधिकरण समाधिस्थ कर देना। मरने के बाद वो व्यक्ति को पूरा का पूरा जमीन में दफन कर देते थे और उसके साथ वो कुछ सामग्रियाँ रखते थे। उनका परलोक में इस प्रकार का विश्वास था कि भाई इसके बाद भी कोई जीवन होता है। उसके साथ वो कुछ उसके दैनिक आवश्यकता की कोई भी चीज़ें उसके साथ रख देते थे, लेकिन वो मृत शरीर को पूरे के पूरे को जमीन में दफना दिया जाता था। इसे हम बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। उसके बाद आंशिक समाधिकरण। कुछ जगहों पर आंशिक समाधिकरण प्रचलित था। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा। आंशिक समाधिकरण में क्या करते थे, मरे हुए व्यक्ति को जंगल में खुला छोड़ देते थे। अब जंगल में जब व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाता था तो उसे जानवर, कीट पतंगे ये सब खाते रहते थे, और उनके द्वारा खाने के बाद उसका जो कंकाल बचता था, वो जो बॉडी बचती थी, उसको वो लाकर जमीन में दफन कर देते थे और उसे बोलते थे आंशिक समाधिकरण। मतलब मृतक का पूर्ण रूप से दफन पूर्ण समाधिकरण, और जीव जंतुओं को खिलाने के बाद दफन आंशिक समाधिकरण। और तीसरा अग्नि संस्कार, जिसमें या जिसे हम दाह संस्कार भी बोलते हैं, शव को जला दिया जाता था, जो आज भी समाज में प्रचलित है। पूर्ण समाधिकरण और अग्नि संस्कार। पूर्ण समाधिकरण भी अभी बहुत सारे समाजों में प्रचलित है, और अग्नि संस्कार मुख्यतः हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार या जिसे हम दाह संस्कार भी बोलते हैं। लेकिन आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं, या हम यूँ कहे हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण समाधिकरण और अग्नि संस्कार आज भी प्रचलित है। पूर्ण समाधिकरण में शवों को पूर्ण रूप से दफना दिए जाते थे। आंशिक समाधिकरण में जीव जंतुओं को खिलाने के बाद दफनाया जाता था, और अग्नि संस्कार में शव को जला दिया जाता था और फिर उसकी भस्म का दफन कर दिया जाता था, है ना, जो आज भी एक व्यापक स्तर पर प्रचलित है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन बहुत ही समृद्ध, शांतिप्रिय, सुखी और सुविधापूर्ण था।